हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11th नीट 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जिस पूरी सीरीज के दौरान आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट तो डिटेल में करवाया ही जाएगा। साथ में आप जीत सकते हो इन बुक्स को बिल्कुल फ्री में। ये 3 बुक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये 3 बच्चों को सेलेक्ट करके दी जाएंगी इस पूरी सीरीज के दौरान। जो बच्चे इन वीडियोस पे कमेंट करेंगे उन बच्चों में से 3 रैंडम वीडियोस में से 3 स्टूडेंट्स पिक किए जाएंगे और उनको इन बुक्स की हार्ड कॉपीज दी जाएंगी। तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स को। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में, जो भी आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, जो भी आपको यूज करने हैं। प्लस डेंसिटी से रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले डेंसिटी है क्या? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी से यह पता चलता है कि अगर आपके पास 3-4 चीजें हैं, आपने उन सबका बराबर वॉल्यूम लिया, इतना बराबर वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी ना, इतना आपने बॉडी ली, इतनी। तो उन 4-5 बॉडीज में से जिनका सबका आपने बराबर साइज का पीस लिया है, उनमें से सबसे ज्यादा मैटर किस में ठुसा हुआ होगा, है ना। अगर आपने ये लिया है और एक दूसरी बॉडी का भी इतना ही पीस लिया है, एक तीसरी बॉडी का भी इतना ही पीस लिया है, ये 1 kg का है, ये उसी साइज का पीस 2 kg का है, ये उसी साइज का पीस 3 kg का है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज इसमें उतनी ही जगह में ज्यादा मटेरियल पैक हो रखा है ना। इसके एटम्स, इसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे। जैसे सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लिक्विड्स की थोड़ी कम होती है, गैसेस की कम होती है, लिक्विड से भी कम होते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर दूर हैं, लिक्विड्स के पास हैं, सॉलिड्स के काफी ज्यादा पास हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी है। अगर आप इतना पीस लेते हो स्पॉन्ज का और इतना ही पीस लेते हो आयरन का, तो आप जानते हो आयरन ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि आयरन में पार्टिकल्स मोर क्लोजली पैक्ड है, मोर डेंसली पैक्ड है ना। तो डेंस है वो ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम इसको डेंसिटी का सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर हम डेंसिटी का जो सिंबल लेते हैं वो यहां पे मैं लिख देता हूं। डेंसिटी का हम सिंबल लेते हैं रो। सो डेंसिटी रो इज व्हाट? इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम सेम रखते हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम रख दिया आपने, 3-4 चीजें ली, सबका डिनोमिनेटर सेम, वॉल्यूम सेम कर दी, तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, है ना। मास की ऐसा यूनिट हो गई केजी, वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज व्हाट? सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये दोनों ही यूनिट्स अभी याद रखो, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। हमें बात करना है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और किस तरीके से याद होनी चाहिए, जरा ध्यान से सुनो। डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है? एसआई यूनिट्स में अगर हम बात करें, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैंने देखा है, वो ये बोलते हैं, उनसे पूछो डेंसिटी ऑफ वाटर, बोलते हैं 1। यूनिट का कोई पता नहीं, रट्टा मारा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1। वाटर की डेंसिटी 1 नहीं होती है। ऐसा यूनिट्स में बात करें तो वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो, इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1000 kg पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है कि अगर आप एक मीटर क्यूब का डब्बा लो, 1 मीटर क्यूब का डब्बा वो होगा जिसका लेंथ भी 1 मीटर होगा, ब्रेड्थ भी 1 मीटर होगा, हाइट भी 1 मीटर होगा। यानी एक डब्बा ले लिया ऐसे, लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, इतना बड़ा डब्बा होगा ना भाई। 1 मीटर कितना लंबा होता है? 1 मीटर रॉड देखिए आपने कपड़ा नापने वालों पे, 1 मीटर कितना लंबा होता है? इतना बड़ा डब्बा होगा वो, इतना गहरा डब्बा होगा, इतना चौड़ा डब्बा होगा।
तो उस 1 मीटर क्यूब डब्बे में कितना पानी आएगा? 1000 किलो पानी आएगा उसमें, 1000 किलो। ठीक है, सो दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1 हो ही नहीं सकती यार, जब वॉल्यूम की एसआई यूनिट ही मीटर क्यूब है और 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा डब्बा है तो उसमें 1 किलो पानी कैसे आ सकता है? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में वाटर की डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर इसमें भी एक चीज आपको बहुत यूजफुल है याद रखनी, दिस इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलेगी। जब तुम किसी चीज को हीट करते हो तो वो चीज एक्सपेंड करती है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी घटेगी, है ना। तो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी चेंज होती है, और वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है कि इतने टेम्परेचर पे कितनी डेंसिटी होती है, उसकी भी हम इस में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि डेंसिटी का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D मारने वाले हैं हम इस वीडियो में। फॉर्मूले में बोला कि मैंने इस वीडियो में, ठीक है। सो वाटर के बारे में जरा एक चीज याद रखें कि वाटर इज नॉट लाइक अदर लिक्विड्स। नॉर्मली लिक्विड्स जो हैं वो जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो ज्यादा डेंस हो जाते हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज की जो सॉलिड फॉर्म है वो उसकी लिक्विड फॉर्म से ज्यादा घनी होगी, ज्यादा डेंस होगी। वाटर के केस में उल्टा है। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है यानी कि आइस, वो वाटर से ज्यादा डेंस नहीं है, कम डेंस है। बर्फ जो है वो पानी में डूब जाती है क्या? नहीं, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है ना। किसी भी चीज की अगर डेंसिटी लिक्विड से कम होती है तब वो लिक्विड के ऊपर तैरती है। अभी आगे आपको मैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा, उसमें बात समझ में आएगी, आपको पता भी होगी ये बात पहले से। तो किसी भी चीज की डेंसिटी जो है वो अगर लिक्विड से कम है तो वो तैरती है, और पानी पे बर्फ तैरती है, इसका मतलब है बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है, और बर्फ जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से कम है। तो ये वाटर एक स्पेशल लिक्विड है। समझ गए ना आप बात को, कि वाटर की सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी वाटर की लिक्विड फॉर्म से कम है। बाकी हर चीज की सॉलिड फॉर्म जो है उसकी लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंस होती है, वाटर की कम डेंस है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी पे तैरती है। मेरे हिसाब से नेचर बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाता है अपने हिसाब से, जितनी भी उसने चीजें बनाई हैं बड़ी ही यूनिक है। और ये जो आइस का उसने कॉन्सेप्ट रखा है वाटर से कम डेंस होने का, नेचर नहीं तो डिसाइड किया, हमने थोड़ी डिसाइड किया कि आइस का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेस डेंस होता है, बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो ये नेचर ने अपना हिसाब किताब बड़ा सही रखा है। नेचर को बनाने वाला कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट डिजाइन लगता है मुझे तो। एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए ये किया गया है, बिकॉज सर्दियों में आप देखते हो लेक्स जम जाती हैं, तो अगर आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती, सबसे पहले तो ऊपर वाली लेयर जमती है क्योंकि वहां ठंडा पड़ता है, एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो अगर आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, आप सोचो क्या होता, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जमती, और आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती, वो डूब जाती आइस, जो ऊपर वाली लेयर की आइस जमी है वो डूब जाती, फिर से ऊपर वाली पानी हो जाती तो वो जमती, वो डूब जाती, ऐसे करके पूरी लेक ही जम जाती, और उसके अंदर के जो एनिमल बेचारे एक्वेटिक लाइफ जो है वो मर जाती, खत्म हो जाती। तो उस एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए ये डिजाइन बनाया गया है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम रहेगी, तो ऊपर वाली लेयर जम जाती है और वो ऊपर ही रहती है, नीचे पानी रहता है। एक तो ऊपर वाली लेयर जम जाती है, नीचे पानी रहता है, और ऊपर से ये आइस की लेयर जो है ना एक इंसुलेशन का काम भी करती है, जो नीचे वाले पानी का कांटेक्ट ऊपर वाले एटमॉस्फेयर से काट देती है, तो नीचे वाले पानी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ को वहां पे विचरण करने में और आसानी होती है। और कोई वर्ड नहीं आया मेरे दिमाग, ठीक है, घूमने फिरने में, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ आइस is less than the density of water. This is the conclusion. Density of ice is less than density of water. अब डेंसिटी अगर आइस की कम है तो जब आपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वो पानी बनने लगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी। बढ़ते 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 आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो फिर से घटने लगेगी ना भाई। पहले तो पानी ठंडा है, तो पास आइस से जब पानी बना, आइस की डेंसिटी कम, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद तो ये अपने नॉर्मल जो बिहेवियर रहता है लिक्विड का उसमें आ ही जाएंगे ना, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ दूर होंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एनर्जी गेन करेंगे, तो फिर पास क्यों आएंगे, दूर जाएंगे। तो 0 डिग्री है आइस, तो 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते 4 डिग्री तक डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है वाटर की। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाने पे फिर से मॉलिक्यूल्स दूर भागने लगते हैं। तो 4 डिग्री पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर
सीजीएस यूनिट्स में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ये जो रट्टा तुमने मारा हुआ ना कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये वाटर की डेंसिटी 1 होती है सीजीएस यूनिट्स में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोचो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा लें हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा लें, इतू सा छोटा सा, इतना सा एक सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा ले, छोटा सा, बहुत ही छोटा डब्बा है। उस डब्बे के अंदर पानी डालोगे तो 1 ग्राम पानी आएगा, 1 ड्रॉप टाइप है ना, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आपको समझनी है, विच इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। बार बार ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, बच्चों को पता नहीं होता, भूल जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, आपके किसी रिलेटिव की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो रिलेटिव डेंसिटी फिर भी पता होता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी में चकमा खा जाते हैं। विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? एक ही बात है, दोनों एक ही चीज के नाम हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? आर डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज द डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी, या बॉडी की डेंसिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कॉपर की डेंसिटी फिक्स है, आप कॉपर का छोटा पीस लो, बड़ा पीस लो, डेंसिटी फिक्स है। जो भी उस पीस का मास है उसको उसकी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो तुमको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी, तो डेंसिटी फिक्स है। तो किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी बोलूं, ना कि बॉडी की। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. This ratio is called the relative density or specific gravity of that material. जैसे किसी मटेरियल की डेंसिटी है मान लो 1500 है ना, किसी मटेरियल की डेंसिटी, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 1500 kg पर मीटर क्यूब, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करा दो, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब से डिवाइड करा दो, 2 0 से 2 0 कटा, 1.5 उसकी रिलेटिव डेंसिटी होगी, या इसको तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्यों बनाया गया? ये लॉज ऑफ फ्लोटेशन में काफी काम आता है फंडा। किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा है तो वो पानी में डूब जाती है, अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी पे तैरती रहती है। तो डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा होगी तो न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे ये बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी देख के पता चल जाता है कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज मोर देन 1 दैट बॉडी विल सिंक इनटू द वाटर, तो ये वाली बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। एंड इफ रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। समझ में आई बात? सो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर तुम्हें इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूं, रो मटेरियल बाय रो वाटर, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी दी हो और क्वेश्चन में तुम्हें डेंसिटी यूज करनी हो तो तुम्हें सीधा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, है ना। रो एम इज, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, आर डी इंटू 1000, ये सीधा। ठीक है, और अगर सीजीएस यूनिट्स में है तो यहां पे 1 लिखोगे, है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो सीजीएस यूनिट में जो भी रिलेटिव डेंसिटी दी है वही डेंसिटी भी होती है ना। अगर सीजीएस यूनिट में मेरे को दिया है कि किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी है 0.8, तो उसकी जो डेंसिटी होगी सीजीएस यूनिट में वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दो बस आगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराना, बात तो वही रहे। समझ में आ गई बात? अच्छा, कहां गया जी कपड़ा बोर्ड साफ करने वाला? कोई बात नहीं, चलो यहां लिख देते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर्स की। अगर दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया जाए, अगर दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया जाए
तो जो मिक्सचर बना है, मान लो मिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, नॉट लाइक ऑयल एंड वाटर जो एक दूसरे के ऊपर तैरते रहते हैं, मान लो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड, ठीक है। तो ये जो नया लिक्विड बना है इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसके जरा फॉर्मूले पढ़ लो, बहुत ही इजी से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर हमारे पास दो लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका हमें सपोज दोनों की डेंसिटी पता है और हमें दोनों के मासेस पता है ना, जैसे यहां पर एक लिक्विड है मेरे पास, इसकी डेंसिटी है ρ1 और ये जो मैंने इसका जो क्वांटिटी ली है इसका मास है m1। यहां पे मेरे पास एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ2 और ये जो मैंने मास लिया है ये है m2। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे में डाल दिया, यानी कि मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो नया लिक्विड बना है उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, उसका टोटल मास। तो टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मान लो इसका वॉल्यूम है V1 जो हमें नहीं दिया हुआ और इसका वॉल्यूम है V2। हम तो जो फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो मास और डेंसिटी की टर्म्स में निकालने वाले हैं। सो m1 प्लस m2 अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं m1 बाय ρ1 प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं m2 बाय ρ2। सो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज दिस। और अगर क्वेश्चन में दिया हो, थोड़ा इजी बनाने के लिए हम बात करें कि ये जो दोनों लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं इनके मासेस बराबर लिए गए हैं, मान लो m, देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज m प्लस m अपॉन m बाय ρ1 प्लस m बाय ρ2। तो m कॉमन आ गया, 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2। तो ये रहेगा 2m, 2m से m काट देते हैं, 2m से m काट देते हैं और 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 बचेगा, m से m कटा, LCM ले लो, फाइनल रिजल्ट इज 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर्स के लिए, जब दोनों चीजें जो ऐड करी गई हैं उनकी डेंसिटी तुम्हें पता हो और उनके मासेस जो हैं वो इक्वल हो। डायरेक्ट ये वाला याद कर सकते हो, और अगर मासेस इक्वल नहीं है तो फिर ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब तो मिटाना ही पड़ेगा भाई, कपड़ा कहां का। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में दूसरा केस हम ले लें, ये है ना, यहां तक है ये तो पुराने वाले का लिखा हुआ। यहां पे सपोज एक क्वेश्चन हम कर लें कि मान लो हमको दो लिक्विड्स दिए हैं, एक की डेंसिटी है ρ, एक की डेंसिटी है 2ρ, दोनों के इक्वल मासेस जो हैं हमने मिक्स कर दिए हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ρ डैश 2 टाइम्स ρ1 विच इज ρ, ρ2 विच इज 2ρ अपॉन ρ प्लस 2ρ। सो इट इज 4 ρ स्क्वायर बाय 3 ρ, यानी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ρ डैश इज 4 ρ बाय 3। इस तरीके से अब हमारे पास सपोज है, इस बार हमको क्या पता था, मासेस पता थे, वॉल्यूम नहीं पता थी। इस बार हम मान लेते हैं कि हमें वॉल्यूम पता है। ये एक लिक्विड है V1 वॉल्यूम का, ρ1 डेंसिटी का, ये V2 वॉल्यूम का, ρ2 डेंसिटी का। मान लो इसका मास है m1, इसका m2 जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, इट इज द टोटल मास m1 प्लस m2 बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। और m1 m2 तो है नहीं हमारे पास, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज व्हाट, इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला है आपका। अगर मास ना पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और अगर क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, मान लो v, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की वॉल्यूम बराबर है, तो डेंसिटी जो है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, ρ1v प्लस ρ2v अपॉन v प्लस v। तो v से v काट देंगे, इट इज ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज डेंसिटी हो जाती है जब वॉल्यूम बराबर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको दिया हुआ है एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है ρ, इसकी वॉल्यूम है 2v। 2v विद रिस्पेक्ट टू व्हाट,
ये जो दूसरा लिक्विड है इसकी डेंसिटी 2 रो है और वॉल्यूम है V। इन दोनों को मिक्स कर दिया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर? रो डैश जो यहां पे बना है। सो व्हाट इज रो डैश? इट इज रो 1 V1। रो 1 इज रो 1 इज रो V1, V1 is 2V plus rho 2 V2 by V1 plus V2, तो 2V plus V, so it is 4 rho V रो डैश इक्वल टू V से V कट गया, अगेन 4 रो बाय 3, सेम आंसर। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर्स। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। अगर एक लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो फॉर्मूले। सो इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट तो हमको पता ही है कि अगर किसी बॉडी को हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है कि हमको यह पता चल जाए उस फॉर्मूले से कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो न्यू डेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला यहां पर पहले पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूम चेंज का, जो कि आगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आएगा। यहां पर अगर हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसकी वॉल्यूम है V और इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, तो ये एक्सपेंड करेगा, है ना। इसकी वॉल्यूम है V, इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा V बढ़ाया तो ये एक्सपेंड करेगा। सो जो इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज होगा डेल्टा V, वो होता है गामा V डेल्टा टी। V इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ाया, और गामा एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये गामा जिसका ज्यादा होता है वो मटेरियल का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ जल्दी बढ़ता है, जिसका कम होता है उसका टेम्परेचर के साथ धीरे बढ़ता है। अभी आप इतना समझ लो इस फॉर्मूले के बारे में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इसको डिटेल में डिस्कस हम करने ही वाले हैं। So what is the new volume? V new is the original volume V। मान लो ये एक्सपेंड करके इतना हो गया, है ना, इतना, तो ये इसकी जो नई वॉल्यूम है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया है। जो नई वॉल्यूम है V न्यू वो क्या होगी, V प्लस जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में डेल्टा V। सो V प्लस डेल्टा V इज गामा V डेल्टा T, V न्यू। सो V न्यू इज, V कॉमन आ गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है ना, ये आ गया। सो व्हाट इज द न्यू डेंसिटी? मास तो सेम रहा, मास में तो कोई चेंज नहीं आया, हमने कोई मैटर लाके ऐड तो इसमें किया नहीं, ना इसमें से कुछ निकाला है, तो मास सेम रहा। तो न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो m अपॉन न्यू डेंसिटी, है ना, इक्वल टू m अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी एंड 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो m से m कट गया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा न्यू, सॉरी डेल्टा क्यों बोल रहा हूं, रो न्यू डेंसिटी न्यू, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। अब अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, बाइनोमियली एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, काफी बार पहले बता चुका हूं मैं आपको, एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर ये जो 1 के साथ टर्म है x, ये 1 से बहुत छोटी है तो
1 के साथ एक ऐसी टर्म है जो 1 से बहुत छोटी और पॉजिटिव है, यानी समथिंग लाइक दिस 1 प्लस 0.001 की पावर 12। जरूरी नहीं है 1 ही हो, कुछ भी हो, ये 1 से बहुत छोटी टर्म है, तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 12 इंटू 0.002। अब गामा बहुत छोटा होता है, गामा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, और अगर डेल्टा टी भी स्मॉल है फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस, हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सो दिस इज द न्यू डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम और डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, यहां प्लस की जगह माइनस का साइन है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जिस ऑर्डर में, जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से डेंसिटी घटती जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो दब जाएगी चीज, है ना। अगर किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी? दब जाएगी। अगर वो दब जाएगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहां पे हमें लिख लेना चाहिए था कि डेंसिटी, आप लिख लो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घट रही है, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ रही है। सो न्यू डेंसिटी रो न्यू बाय रो ओरिजिनल डेंसिटी। अच्छा, जब आप किसी चीज को दबाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, है ना। अगर किसी चीज को दबाओगे यानी किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम घटेगी। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना भाई। वॉल्यूम घट रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसकी जो रेशियो है वो ये हो सकती है V बाय वी न्यू, V बाय वी न्यू, है ना। डेंसिटी ये वाली ज्यादा है तो वॉल्यूम पहले वाली ज्यादा है, बाद वाली कम है। अगर आपने इस स्फीयर को ऐसे दबाया हर तरफ से तो इसकी वॉल्यूम घट गई, मान लो डेल्टा V, तो डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। इसकी वॉल्यूम घट गई, इतना हो गया ये, तो इसकी वॉल्यूम घट के डेल्टा V हो गई। तो रो न्यू इज व्हाट? V बाय वी न्यू। V न्यू इज V माइनस dV। dV या डेल्टा V लिख लो यहां पे, डेल्टा V, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा बल्क मॉडुलस आपको मैंने पढ़ाया था, प्रेशर डेल्टा P बाय डेल्टा V अपॉन V, बल्क मॉडुलस। प्रेशर मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मतलब क्या? प्रेशर। तो कितना प्रेशर हमने इस पे अप्लाई किया? डेल्टा P, और स्ट्रेन है इसका डेल्टा V बाई V। बताओ यहां से डेल्टा V की वैल्यू क्या आई? डेल्टा V की यहां से वैल्यू आएगी डेल्टा P, है ना। डेल्टा V की वैल्यू यहां से आएगी डेल्टा P बाय B इंटू V। तो वो वैल्यू आपने यहां पे रख दी, तो रो न्यू मिलेगा, रो न्यू बाय रो इज V अपॉन V माइनस डेल्टा V विच इज डेल्टा P बाय B इंटू V। V से V कट जाएगा। सो रो न्यू इज व्हाट? इट इज, ये रो इधर ले जाओ, रो अपॉन V कैंसिल हो गया, 1 माइनस डेल्टा P बाय bulk modulus. This is the new density. This is the effect of pressure on density. For example, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। मान लो ये वाटर है और हमारे पास एक ये मटेरियल है जिसकी ये बॉल यहां पर है हमारे पास, और इस बॉल को हम लेकर गए, मान लेते हैं 10 मीटर की डेप्थ पर पानी के अंदर, यहां पर ले आए इस बॉल को, तो प्रेशर बढ़ेगा, हर तरफ से पानी का प्रेशर इस पे लगेगा। तो बोला है व्हाट इज द न्यू डेंसिटी। अगर इस मटेरियल की ओरिजिनली डेंसिटी सपोज दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है,
और bulk modulus of this material is suppose given as 10 की power 6 Newton per meter square. So what will be the new density? Rho nu is what? Rho nu is rho, ओरिजिनली इसकी डेंसिटी कितनी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी. प्रेशर कितना बढ़ गया यहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहां पे भी था, यहां पर भी है. एच रो जी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया एच डेप्थ पे, तो एच कितना है 10. रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, एच रो जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल विच इज 10 रेज टू पावर 6. So it is 1.2 into 10 raised to power 3. 3 4 5 5 ये 6 ये 1 upon 10 बचेगा. 1 minus 1 upon 10 is 9 upon 10. तो 10 ऊपर चला गया तो ये 10 की पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाय 9. इसको काटें 0.1 30 बचा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 kg per meter cube, which is 1.33 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. तो डेंसिटी बढ़ के कितनी हो गई? एयर में डेंसिटी कितनी थी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 और यहां पर आकर डेंसिटी कितनी हो गई 1.33 इंटू 10 रेज टू पावर 3, है ना, थोड़ी सी बढ़ गई. ठीक, तो ये डेंसिटी के बारे में सारी कहानी आपको बता दी है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना. मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.